हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने करी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसी करी प्रोग्राम का एक अगला सीरीज ज्योग्राफी का वन शॉट। अभी तक आपको ज्योग्राफी के अलावे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का वन शॉट प्लस उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। अभी हम लोग जो बात करते हैं वो पहले हम लोग वन शॉट का बात करेंगे, फिर आपको अगले दिन जो है वो आपका इसका एमसीक्यू मिल जाएगा। क्या है हमारा इस चैप्टर में ज्योग्राफी का पहला बुक, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन क्वेश्चन जो है और टॉपिक जो है जो भी दिया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे के लिए है। बाइलिंगुअल है, आप जो भी देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हमारा आज का प्रोग्राम। आर्ट्स पाठशाला, एजुकेशन विथ ऑनेस्टी। हाँ, ये एक उन बच्चों के लिए सूचना है जो बच्चे 12th की पढ़ाई को अगर बेहतर तरीके से नहीं कर पाए हैं, उन्हें ज़रूरत है हमारे टीम के साथ जुड़ने की, तो उनके लिए एक बहुत बेहतर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा रहा है जिसका नाम है क्रैश कोर्स। आर्ट्स पाठशाला की तरफ से आप सबों को क्रैश कोर्स की सुविधा दी जाएगी। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको धार की आवश्यकता है, उन्हें एक सूत्रधार की आवश्यकता है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। सूत्रधार हम बनेंगे, धार आपकी पढ़ाई में देंगे और एग्ज़ाम जब आप जाइएगा तो धारदार बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, और जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन बच्चों ने सीयूईटी को अपना गोल बनाया है, सीयूईटी के थ्रू अच्छे कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटी की तरफ अपना मूव करना चाह रहे हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। जो बच्चे फाउंडेशन के लिए जुड़ना चाह रहे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, उनके लिए भी बैच है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। और जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, सीबीएसई के हैं, लेकिन 12th में हैं, उन्हें भी अगर मान लीजिए कि जाने की आवश्यकता है तो वो भी सीयूईटी के थ्रू अच्छे कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी ज़्यादा क्लासेस का नहीं हुआ है, बहुत कम क्लास हुआ है, तो आप हमारे संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, आज का टॉपिक। चैप्टर 1 आप देख रहे होंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, भारत मतलब मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले? मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ेंगे, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच में अंतर देखेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति को देखेंगे, इसके प्रति जो जो विभिन्न विचारधाराएं दी गई उसको समझेंगे, मानव भूगोल को, उसके दृष्टिकोण को देखेंगे और उसके दायरा को देखेंगे। यानी कि पहला बात हम लोग डेफिनेशन पे करेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में, फिर हम लोग नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट स्कूल जो हैं इसके वो देखेंगे, फिर अप्रोचेज ऑफ स्टडी देखेंगे ज्योग्राफी प्लस स्कोप एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 टॉपिक चैप्टर कवर। हम लोग इसलिए इसको डिज़ाइन ही किए हैं एकदम बिल्कुल वन शॉट फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपके बुक जब आप ओपन करिएगा तो आपके बुक में आप देखेंगे कि बॉक्स बना होगा, और बॉक्स में जो जोग्राफर्स हैं, जो बहुत सारे पर रहे हैं, तो थॉट्स देने वाले रहे, उन्होंने अपना अपना परिभाषा दिया। उसी परिभाषा को हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं रेटजेल का। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग किनका देखते हैं? रेटजेल का। रेटजेल का कहना था कि मानव भूगोल मानव समाज, मानव भूगोल क्या है? मानव समाज और पृथ्वी की सतह, बस दो शब्द ही मेन चीज है, सिर्फ दो ही चीज मेन है। पहला मानव समाज और पृथ्वी की सतह, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच के संबंध का ही जो विश्लेषण है वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। एक तरफ पृथ्वी, एक तरफ मानव, इन दोनों के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये दिए रेटजेल। अब ये परिभाषा दे देगा और पूछ देगा आपसे कि यह परिभाषा किनका है, या 2 नंबर में आपको दे दे कि मानव भूगोल की परिभाषा रेटजेल के अनुसार क्या है, आपके लिए तैयार है। दूसरा चलते हैं। उपयुक्त परिभाषा में संश्लेषण शब्द पर जोर दिया गया है ना, याद रखिएगा, संश्लेषण शब्द पर जोर दिया गया। मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते हुए संबंधों का अध्ययन है। ये किनका है? ये सेपल की परिभाषा है। ये सेपल की परिभाषा है। सेपल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मानव भूगोल अशांत मनुष्य, हम लोग शांत नहीं है, अशांत है, मतलब जब से हम पृथ्वी पर आए हैं तब से और जब तक हम
अपने मौत के गले को मुंह लगा लेते हैं तब तक हम शांत अवस्था में नहीं, अशांत अवस्था में। तो भैया पृथ्वी भी आपका शांत नहीं है, पृथ्वी भी आपका स्थिर नहीं है। तो अशांत मनुष्य का और स्थिर पृथ्वी के साथ का जो रिश्ता है, यही रिश्ता क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यानी ये परिभाषा सेपल महोदय का है। सेपल क्या बोल रहे हैं भैया? सेपल सी क्या कह रहे हैं? एलन सी सेपल क्या कह रहे हैं? मानव भूगोल अशांत, जैसे हम आपको कुछ शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं, अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी। इसमें क्या था? मानव समाज और पृथ्वी की सतह, इन दोनों के बीच का रिलेशन। और यहां पर क्या बोला? अशांत मनुष्य और स्थिर पृथ्वी। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। चेंजिंग रिलेशन, लगातार रिलेशन क्या हो रहा है? हमारा चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक जैसा नहीं है। तो ये चेंज बिटवीन किसके बीच? अनरेस्टिंग मैन यानी कि अस्थिर मनुष्य, या फिर यूं समझ लीजिए क्या, अशांत मनुष्य और अनस्टेबल अर्थ के बीच का रिश्ता ही क्या कहलाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो दो परिभाषा आपके सामने आ गया, एक रेटजल का आ गया और एक एलन सी सेपल का आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, मतलब अगले पॉइंट की तरफ चलिए। एक और चलते हैं, ये है पॉल बिला डेला बाल्चे का। इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ टू द थेपेटिकल्स लॉ ऑफ गवर्निंग आवर अर्थ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग विच द इनहेबिटेड इट। गौर करिए, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी जो पृथ्वी को नियंत्रित करता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी जो बैलेंस है, पृथ्वी जो जब से आया है, अर्थ जब से आया है सोलर सिस्टम में, तब से उसको कोई ना कोई सिस्टम क्या कर रहा है? उसको मेंटेन कर रहा है, यानी उसको पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहा है। तो यानी हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं, उसमें रहने वाले जीव, यानी वो भौतिक नियम और मानव। आप भौतिक नियम बहुत सारे जानते होंगे, आप गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ेंगे, संकेंद्रण बल को पढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर बल, कई तरह के आप उसमें देखते होंगे। तो जितने भी आप उसमें फोर्स देखते हैं, उन सारे फोर्सों को एक नियम के तहत समझिए जो उसको बैलेंस किए हुए है, यानी उस अर्थ को बैलेंस करने वाले कारक और मानव के बीच के संबंध के बीच में ये ज्ञान जो है, इसी ज्ञान की अवधारणा मानव भूगोल कहलाता है। ये किनका है? ये है पॉल डी ब्लास का। यानी आप कह सकते हैं क्या है? तो कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स टू न्यू कंसेप्शंस ऑफ द इंटर रिलेशन बिटवीन द अर्थ एंड ह्यूमन। यानी मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच के अंतर संबंधों का ही एक हिस्सा है। मानव और पृथ्वी के बीच का रिश्ता ही मानव भूगोल है। तो ये परिभाषा आप जरूर देख लीजिएगा, परिभाषा से सवाल रहता ही रहता है। अगले पॉइंट में चलते हैं। आपको दो तरीके का पॉइंट दिया गया है बुआ। एक पॉइंट आपको दिया गया ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि याद करें दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच का अंतर। यानी इट इज द स्टडी रिलेशन, आप अभी जस्ट पढ़े थे कि फिजिकल या नेचुरल और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन है, वही रिलेशन क्या कहलाता है? बताइए, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। जबकि कहता है ये पर्यावरण का अध्ययन करता है। यानी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ये पर्यावरण को बताता है, ये पर्यावरण को बताता है, नेचर को बताता है, पृथ्वी के पूरे गति को, पृथ्वी के पूरे शक्ति को बताता है। जबकि ये कहता है कि पृथ्वी और मानव के बीच के संबंध को बताता है। जैसे आप गांव, घर, शहर, रेल नेटवर्क, उद्योग, खेत, बंदरगाह जो हमने आपने बनाया है, जो हमने आपने पृथ्वी के ज्ञान को लेके, पृथ्वी की सतह के बारे में जान के, पृथ्वी की सारी गतिविधियों को समझ के हम अपने लिए एडजस्ट करने के लिए जो व्यवस्था बनाए हुए हैं, वो व्यवस्था मानव भूगोल है। जबकि आप नदी, पहाड़, पठार, आप ये सब जो चीज़ पढ़ेंगे, ये सब के सब फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे। अब दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ के, भौतिक भूगोल को पढ़ के अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। अगर हम मैदानी एरिया में रह पाते हैं, पहाड़ी एरिया में अलग लोग रह पाते हैं, तो दोनों के एडजस्टेबल में अंतर होगा। दोनों जगह प्लांट अलग अलग होंगे, दोनों जगह एनिमल अलग अलग होंगे, दोनों जगह का रहन सहन अलग अलग होगा, दोनों जगह का कल्चर अलग अलग होगा। तो क्या किया हमने? वहाँ के कल्चर, वहाँ का भौतिक, यहाँ का भौतिक को अध्ययन करके यहाँ के हिसाब से एडजस्ट, वहाँ के हिसाब से एडजस्ट। तो ये दोनों का अध्ययन करके हम क्या कर रहे हैं? अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। तो ये आपका साधारण सा अंतर हो गया भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेचर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, यानी हमारा पॉइंट है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति में मानव भूगोल मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध बनाए के लिए भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए प्रकृति का अंतः विषय है। शब्द पे जरा गौर करिए, समझ जाइएगा, तुरंत समझिए क्या कहता है। मानव भूगोल मानव द्वारा एक दूसरे के साथ, मानव द्वारा एक दूसरे के साथ, हम आपके साथ, आप दूसरे के साथ, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले मानव हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके, संपर्क करके, एक माध्यम के थ्रू, हम क्या करते हैं, एक माध्यम से बनाए गए भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी पृथ्वी और हमारी आपकी सभ्यता, संस्कृति, समाज जो हमने बनाया है। पहले पृथ्वी, फिर मानव आया, मानव ने सभ्यता संस्कृति बनाया, सिंपल सा समझिए। तो हम मिल के पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं, अपनी सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण, ये सबों को एक बीच में जोड़ रहे हैं, एक कड़ी बना रहे हैं। यही कड़ी में सबसे बड़ा रोल प्ले प्रकृति कर रहा है। ना प्रकृति होगा, ना आप आइएगा, ना हम आएंगे, ना संस्कृति आएगी, ना सभ्यता आएगी। तो सबसे पहला जरूरी चीज क्या होता है, क्या लिखा है जरा देखिए। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। हमने, आपने बनाया है। आपने बिहार में रह रहे हैं, आप किसी गांव में रह रहे हैं, आप वहां का कल्चर आपने बनाया, गांव की स्थिति को देख के आपने कल्चर बनाया। तो कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग ऑफ थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन करके, हम एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन करके एक व्यवस्था बनाए हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा अगर इंटर डिस्पेंसरली अगर कोई प्ले कर रहा है रोल, तो वो कर रहा है कौन, नेचर कर रहा है। नेचर है तो हम हैं तो समाज है तो व्यवस्था है। तो इसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या पढ़ लेते हैं, एक नेचर समझ लेते हैं। अब आता है दो शब्द, एक शब्द आता है मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। क्या कहता है सुनिए, कहता है कि एक्नॉलेज अबाउट दैट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी लूजेज द साइकिल ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मानव के पर्यावरण संबंधों को ढीला कर देता है। गौर करिए जरा शब्दों को, लिखा है प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमने कोई भी टेक्नोलॉजी बनाया, हमने कोई भी किसी तरह का प्रौद्योगिकी बनाया, हमने तब बनाया जब हमने नेचर को जाना, हमने नेचर को समझा। अब जैसे मान के चलिए कि हमने पढ़ा क्या कि पृथ्वी के अंतरी भाग में कोयला पाया जाता है, हमने देख लिया कोयला पाया जाता है। उस कोयले को डिग आउट करने, उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पहले टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वैसी सुविधा होना चाहिए जो उसको निकाल सके। तो सबसे पहले आपको नेचर को समझ करके उसके अकॉर्डिंग आपको प्रौद्योगिकी का विकास करना पड़ेगा, ताकि आप नेचर के साथ संबंध बना सकें। पृथ्वी पे रहने के लिए चलिए ठीक है कि आप पृथ्वी के प्रकृति को समझ गए, लेकिन जब पृथ्वी के वस्तु का आप उपयोग करेंगे ना, तो आपके लिए प्रौद्योगिकी सबसे बड़ा रोल प्ले कर लेगा। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप जीवन जैसा वो आदिवासी जैसे मानव जीवन, तो आप नेचर में रह के नेचर के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेचर को अपने हिसाब से चलाना हो, नेचर को लेकर डेवलपमेंट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेकर के पृथ्वी का, नॉलेज लेकर के नेचर का, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि प्रकृति जो है वो क्या कहता है, जरा गौर करिए। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के प्रारंभिक चरणों में मनुष्य ने इसे बहुत प्रभावित किए, इसलिए उन्होंने प्रकृति के निर्देशों को अपना लिया। पहले क्या होता था बताइए, पहले के समय में हम नेचर के हिसाब से चलते थे, नेचर हमें जैसा कहता था, नेचर हमें जैसा आदेश देता था, हम चलते थे वैसे। आज बताइए, हम अभी रात को स्टूडियो में हैं, रात को ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको लाइट की कमी नहीं हो रही होगी। यही है नेचर के विरुद्ध का कार्य। नेचर कह रहा है रात, हमने बनाया टेक्नोलॉजी, हमने कहा नहीं भैया आप रात बनाओ, हम दिन बना देंगे। पहले क्या था, ये सब चीज़ों का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का कुछ कमी था, और इस कमी की वजह से जैसा नेचर कहता था हम वैसा करते थे। आज के समय में नेचर को समझ गए और हमने अपने आप को सुपीरियर बना लिया। तो क्या बोला गया कि इन दिस अर्ली स्टेज, यानी शुरुआती दौर में, इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन वेयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इज एडेप्टेड ऑफ डिफरेंट बाय नेचर। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो, उसमें टेक्नोलॉजी था ही नहीं,
और साथ ही साथ स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज एट आल्सो प्रिमिटिव, यानी हम पुराने व्यवस्था की तरफ थे, यानी प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत कम था और मानव समाज जीवन का चरण आदि मानव जैसा था। जैसे कि आप देखे होंगे आदि मानव का विकास का स्तर बहुत कम होता है। दिस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज एंड स्ट्रॉन्ग फैक्टर नेचर, यानी नेचर के हिसाब से आप चलेंगे। नेचर कहेगा बारिश है तो आप भींगिए, नेचर कह रहा जंगलों में रहने रहिए। आज आपके पास सुविधा है, आप घर बना लिया, घर के अंदर एसी लगा लिया, घर के अंदर आपने रेफ्रिजरेटर लगा लिया, घर के अंदर आपने कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, लाइट लगा लिया। आज नेचर को आप चला रहे हैं। लेकिन पहले जब कभी भी, सुनिए ध्यान से, जब कभी आप इस शब्द को गौर करेंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन प्रकृति के हिसाब से चलता था, प्रकृति का आदेश मानता था, प्रकृति सेंटर में होता था, प्रकृति के हिसाब से हम चलते थे, वो था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन लिसन नेचर, हम नेचर को सुनते थे एंड वाज अफेयर्ड टू द फ्री, हम पूरी तरह से डरते थे। देखिए याद करिए पुराने समय में जब कभी भी क्या बारिश बहुत तेज हो जाता था, आंधी तूफान आ जाता था, गरज के साथ बारिश होता था, हम भगवान से त्राही माम करके यज्ञ पूजा हवन कराते थे कि भगवान रोक लीजिए, भगवान कंट्रोल कर लीजिए किसी तरह से। आज तो हम जान गए मानसून, बारिश होगा। बारिश क्यों होगा? क्योंकि सीजन है, सीजन है, ज़्यादा बारिश होगा, कम बारिश होगा, फ्लड आएगा। आज देखिए, आज हम समझ चुके हैं नेचर को, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम डरते थे, नेचर की पूजा करते थे। आज कितने लोग हैं जो नेचर की पूजा करते? कोई नहीं करते। साइंस ने बदल दिया हमारी व्यवस्थाओं को। ये पॉइंट आपको कहता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अगले पॉइंट में जब आप चलेंगे तो अगला पॉइंट आपका आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। वही चीज, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हमने क्या किया? नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया। नेचर को बोला अब तुम रुको, अब तुमको हम चलाते हैं, देखो कैसे तुम चलता है, क्योंकि तुम्हारी कड़ी को पकड़ लिए, तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लिए, तुम्हारा गियर मेरे हाथों में आ गया, अब हम तुमको चलाएंगे। यानी इसमें टेक्नोलॉजी का लेवल क्या हो जाएगा? हाई। टेक्नोलॉजी का लेवल हाई, डेवलपमेंट हाई, नेचर का यूज ज्यादा, सेंटर में ह्यूमन। बस यही तो है। क्या है इसमें बताइए? कौन सा इसमें 30 मार खा वाला बात है? बताइए। प्रौद्योगिकी का विकास के साथ साथ लोगों ने प्रकृति को अच्छी तरह से समझा, वे आवश्यकता की स्थिति के हिसाब से संभावनाओं का विकास कर दिया और मानवीय गतिविधियों से संस्कृति परिदृश्य का निर्माण कर दिया। इसलिए इसे संभववाद कहते हैं। इसलिए इसे संभववाद कहते हैं। याद रखिए, संभववाद। कौन वाद? संभववाद। संभववाद का मतलब हमने नेचर को समझ के नेचर को अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया, जबकि पहला वाला कहलाता है प्रकृति। ये याद रखिए, ये कहलाता है निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसको बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। बताइए, पर्यावरणीय निश्चयवाद में सेंटर में कौन होगा? नेचर। सेंटर में कौन होगा? नेचर। इसके चारों ओर कौन होगा? मानव। ये हो गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। जबकि अगर आप बात करेंगे संभववाद का, संभववाद में मानव सेंटर में, चारों ओर नेचर, नेचर को आप अपने हिसाब से चलाएंगे, वो क्या कहलाएगा? संभववाद। संभववाद में टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत हाई, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, सेंटर में कौन? मानव। डेवलपमेंट करेगा कौन? मानव। यूज कौन करेगा? मानव। किसका यूज होगा? नेचर का। एक्सप्लॉयटेशन किसका होगा? नेचर का। तो ये हो गया आपका संभववाद। अब आते हैं भैया, आपको उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति का भी एक अपना हिसाब। आप उतने दिन तक ही चल सकते हैं जितना दिन प्रकृति ने आपको बचा के रखा है। जिस दिन प्रकृति का प्रकोप आ गया ना, ना आप बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना पृथ्वी बचेगा। इसलिए हमारे सामने एक रास्ता निकाला जाना जरूरी था। ना इधर ना उधर, बल्कि बीचों बीच एक रास्ता बनाइए, और उसी थ्योरी का नाम दिया गया। क्योंकि आप देखिए, प्रकृति का विकास, प्रकृति के हिसाब से चलिएगा तो विकास रोक दीजिएगा, और विकास बहुत ज़्यादा करिएगा तो पृथ्वी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका आप इतना शोषण कर लेंगे कि बचेगा नहीं। इसलिए हमें एक समय रहते एक आवश्यकता है बीच के रास्ते का। उसी बीच के रास्ते का नाम है नियो डिटर्मिनिज्म। इसी को क्या बोलते हैं? नियो डिटर्मिनिज्म, यानी इसी को बोलते हैं स्टॉप एंड गो। दो तरीके का सिग्नल का प्रयोग हुआ, एक रेड सिग्नल और एक ग्रीन सिग्नल। आप जब कभी रोड पे जाते होंगे तो आप ये दो सिग्नल देखते होंगे, रेड सिग्नल रुको, ग्रीन सिग्नल जाओ, स्टॉप एंड गो। पहले रुको, देखो, समझो नेचर को, तब चलो। इसको कौन दिए? ग्राफिट टेलर दिए। इट इज अ मिडिल पाथ बिटवीन, ये दोनों के बीच का पाथ हो गया। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता हुआ। यानी कहने का मतलब यह पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद या संभववाद के बीच का मार्ग है। यही रास्ता आज हमारे लिए सबसे बेस्ट है। इस रास्ते पे चले तो डेवलपमेंट कभी रुकने वाला नहीं होगा।
इट कॉन्सेप्ट सो दैट द नाइदर देयर इज अ सिचुएशन टू ऑब्सोल्यूट, यानी हम कभी भी अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे ना ले जाएं और ना ही हम अपने आप को लो लेवल पे लेके चले, दोनों का बीच का रास्ता चुने, यही है नियो डिटर्मिनिज्म। बोलिए नियो डिटर्मिनिज्म किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर। मन मन बोलिए, कम से कम मन ही मन बोलिए। नियो डिटर्मिनिज्म किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर। नियो डिटर्मिनिज्म क्या है? तो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर नेचर का एक्सट्रीमली यूज करोगे तो आप डेवलपमेंट को लंबे समय तक लेके नहीं चलोगे। तो मित्रों, हमको तो लगता है कि आप समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं समझ रहे होंगे तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आप जरूर समझ जाइएगा। वही है, इसके थ्रू हम सतत विकास कर सकते हैं, लंबे समय तक विकास कर सकते हैं, लंबे समय तक हम अपने आप को चला सकते हैं, लंबे समय तक हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर पीछे संभववाद लेके चलिएगा तो लंबे समय तक आप नहीं जाइएगा। तो बताइए, अपने विकास को बिना रोके, बिना टोके, बिना सोचे अगर आप लेके चल सकते हैं तो वो इसके थ्रू लेके चल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। नियो डिटर्मिनिज्म में क्या करता है? बैलेंस करता है। अब आते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि अलग अलग लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग अपने हिसाब से बताया। उसी में पहला है मानव भूगोल का कल्याणवादी और मानवतावादी, यानी जिसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक सोशल स्कूल या फिर वेलफेयर स्कूल। यानी विचारधारा में, इस विचारधारा में मुख्य रूप से लोग सामाजिक कल्याण का बात करते हैं, यानी जो लोग ना कल्याणवादी भूगोल में विश्वास करते हैं, मानवतावादी भूगोल में विश्वास करते हैं, उनका मानना होता है कि इस विचार को मुख्यतः समाज को, कल्याण को ध्यान में रख करके आप काम करिए। इसमें आप आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पहलुओं को शामिल करिए। और इसमें सबसे पहले यूं समझिए कि भूगोल का एक पेपर में पेश किया जाता था, पहले इसको छोड़ दीजिए, खाली आप इतना समझिए कि ये कंसर्न है किसके लिए? ये है मानव के विकास के लिए, मानवतावाद के लिए है। और मानवतावाद में हम किस पे फोकस करते हैं? तो हम हेल्थ पे, हाउसिंग पे फोकस करते हैं। इसके अलावा आइए, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला कौन है आपका? अगला है आपका कट्टरपंथी। ये कहता है मार्क्स पे बेस पर है। ये कहता है मानव भूगोल का मतलब क्या है? सुनिए, ये कहता है मानव भूगोल का मतलब है गरीबी, वंचना, सामाजिक जो असमानता है, ये इसके मूल कारण को समझाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया और समकालीन सामाजिक समस्याओं, पूंजीवाद के विकास से संबंधित है। वो कह रहे हैं कि मानव विकास, मानव भूगोल वो भूगोल है जो मानवतावाद को बढ़ावा जरूर दे, लेकिन वो गुलामी की दास्ता से बाहर निकाले। मानवतावाद का मतलब है कि आपको डिप्रिवेशन से बाहर निकाले, आपको पॉवर्टी से बाहर निकाले। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप पूंजीवाद के खिलाफ चलिए और समाजवाद की तरफ आगे बढ़िए। ये कहते हैं कि मानव तभी मानव भूगोल का हिस्सा है जब आप ये सब चीज को खत्म करिए, और खास करके ये सब खत्म करके आप इसका विरोध करिए, कैपिटलिस्ट का। ये कट्टरपंथ यानी रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है। इसके अलावा एक व्यवहारवादी होते हैं, ये कहा जाता है लेट ग्रेट एम्फेसाइज ऑफ द लाइफ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये सबसे बेस्ट माना जाता है। जीवित अनुभव पर बहुत जोर दिया गया, साथ ही साथ जातीयता, नस्ल, धर्म आदि के आधार पे सामाजिक श्रेणियों का धारणा, यानी हम समाज में जो बटे हुए हैं ना, जो बटे हुए हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सोसाइटी के आधार पे, उसको ये कहता है कि इस बेस पे मानव का स्कूल जो होगा वो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट होगा। यानी 3 थॉट हो गया आपका मानव भूगोल का। एक हो गया वेलफेयर, जो कि आपके डेवलपमेंट पे बात करेगा, किसका? हाउस का, आपके हेल्थ का, आपके एजुकेशन का। दूसरा कहेगा गरीबी, बेरोजगारी मिटाओ, पूंजीवाद का विरोध करो। तीसरा कह रहा है क्या? कि आप सोशल कैटेगरीज जो आप बना के रखे हुए हैं, ये सब मानव भूगोल का हिस्सा है। ये मानव भूगोल का कौन सा हिस्सा है? तो ये स्कूल ऑफ थॉट है। अलग अलग समय में लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग जगहों पे मानव को लेकर अलग अलग विचार रखा जाता है। बस यही इसको समझिए। अगर आप क्षेत्रीय दृष्टिकोण से इसको समझिएगा, अदरवाइज कॉल टू द, इसको अगर हम बात करें मानव भूगोल का अप्रोच का बात करें तो अप्रोचेज ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, यानी क्षेत्रीय दृष्टिकोण से अगर आप इसे समझिएगा तो इसे अन्यथा वैचारिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसे याद रखिए, वैचारिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। क्षेत्रों में राहत, वर्षा, वनस्पति एकल कारक के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। 2 या 2 से अधिक कारकों को संयोजन से बने बहुकारक क्षेत्र भी हो सकते हैं। राज्य, जिले, मतलब इसमें हम रीजन बेस पे बात करते हैं, किसी एक क्षेत्र का बात करते हैं। यानी कि देखिए, रीजनल ज्योग्राफी के अध्ययन का दृष्टिकोण में सबसे पहला रीजनल होता है, यानी किसी एक जिला को पकड़िए, उसको पढ़ लीजिए। कोई एक वनस्पति वाले क्षेत्र को पकड़िए, पढ़ लीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह के रेनफॉल का बात किया तो पूरे रेनफॉल को पढ़ लीजिए एक साथ में, किसी एक रिलीफ को पढ़ लीजिए पूरे एक साथ पढ़ लीजिए, उसको क्षेत्रीय कहते हैं। और क्षेत्रीय के अलावा देखिए, अगला करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रीय के अलावा दूसरा क्या कहता है आपको? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या कहता है कि किसी एक एरिया को जाइए, उसको प्रॉपर वे में पढ़िए, यानी कि दिस स्टडी इज स्पेसिफिक टू द नेचुरल ह्यूमन फेनोमेनन गिव द राइज ऑफ सेंट्रल स्पेसिफिक मैटर। देखिए क्या कहता है, यानी कि विशिष्ट प्राकृतिक या मानवीय घटनाओं का अध्ययन जो पृथ्वी की सतह पर कुछ स्थानिक पैटर्न और संरचनाओं को जन्म देता है, या व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है। व्यवस्थित का मतलब हो गया कि जिसको हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं, मतलब एक एक करके पढ़ने हैं।
और एक हो गया रीजनल। जैसे हमने आपको बोला कि रेनफॉल पढ़िए, तो आपने क्या किया भैया, रेनफॉल लिया और दुनिया में जहां जहां जो जो व्यवस्था है आप उसको पढ़ लिया। हमने बोला मैदान पढ़ लीजिए, आप क्या किया, सिरा जितना भी मैदान है, जो जो टाइप का मैदान है आपने पूरा पढ़ लिया। हम बोले आपको मिट्टी पढ़ लीजिए, आपने पूरा मिट्टी पढ़ लिया। लेकिन हम बोलेंगे हिमालयन मिट्टी पढ़िए, आप कहेगा आपको हिमालय पढ़िए, तो आप हिमालय पढ़ने बोले तो आप हिमालय पढ़िएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया, गौर करिए, इसमें क्या बोला गया कि अदरवाइज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल। ये कहता है रीजनल कुड बी क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ सिंगल फैक्ट। अब रिलीफ तो रिलीफ, पूरा रिलीफ, पूरा रिलीफ, पूरा रिलीफ, पूरा रिलीफ। लेकिन बात करेंगे रेनफॉल तो पूरा रेनफॉल। लेकिन हम बोलेंगे हिमालय, हिमालय में सब कुछ पढ़िए, मिट्टी कौन बना, कैसे, कितना बारिश, कितने लोग, सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे रीजनल बेस पे बात करेंगे बउआ, तो रीजनल में आप सिर्फ एक चीजों को पढ़ेंगे, रेनफॉल, तो खाली रेनफॉल पढ़ेंगे, कितना बारिश हो रहा है, कहां पर बारिश हो रहा है, कितना बारिश हो रहा है, किन को क्षेत्र में बारिश हो रहा है, आप उस पर बात करिएगा। ये होता है रीजनल। और जब आप एक क्षेत्र में जाके पूरे का अध्ययन कर लेते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बात करेंगे तो इसको हम लोग अलग अलग मतलब भागों में इसको बांटे हुए हैं। आप स्कोप इसको देख लीजिए, जरूर इसको देखिएगा, एकदम 100% इसको देखिएगा। अलग अलग समय में अलग अलग दृष्टिकोण हुआ है। औपनिवेशिक काल में हमने अन्वेषण पे बात किया, विवरण पे बात किया, यानी साम्राज्यवाद, व्यापारवाद के कारण अनेक भूमियों का खोज हो पाया। औपनिवेशिक आइएगा तो फिर क्षेत्रीय विश्लेषण किए, जिसमें हमने अनेक भागों को समझने का प्रयास किया। 1930 के आसपास में आएगा तो हमने हवाई विभेदन किया, यानी किसी क्षेत्र की विशिष्टता को ज्ञान लिया। फिर 50 से 60 के बीच में जाएगा तो स्थानिक संगठन हुआ। आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये आप पढ़ने की चीज़ है, आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों का है। आप दोनों इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, कौन कौन समय में कौन कौन सा हुआ। और ये आपका उप क्षेत्र है, आप जरूर से जरूर, इसमें हमको पढ़ाने जैसा कुछ नहीं लगता है, रटने वाला चीज़ है, आप रट लीजिएगा। सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र, व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण, गौर कर लीजिए, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ध्यान से सुन लीजिए। फिर शहरी में आ जाइए आप, शहरी भूगोल चलिए, उसी का ये भाग है। शहरी भूगोल चलिए, राजनीतिक भूगोल चलिए, इसका उपभाग ये हो गया, चुनावी भूगोल, सैन्य भूगोल। और फिर उसके बाद निपटान, आप एनसीईआरटी जाइएगा, एनसीईआरटी का पेज आप खोल लीजिएगा, आपको सब कुछ उसमें दिया हुआ होगा। अब प्लीज़ जाकर के एनसीईआरटी की उस अंतिम लाइन को, जो भूगोल का क्षेत्र बांटा गया, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी इससे संबंधित जो 25-30 MCQ बन सकता है उसको हम लोग कल आपके साथ लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आई होप मेन टॉपिक को आप समझ गए होंगे। जल्दबाजी में हमें चूंकि वन शॉट को देखना होता है, तो जो जो पॉइंट्स अगर आपको लग रहा हो कुछ डाउट वाला है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, या आप मोबाइल पे डायरेक्ट आप हमें कॉल कर लीजिएगा। जहां तक प्रयास हो सकेगा हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, मटरगश्ती नहीं करिएगा, समय कम है, ईमानदारी से पढ़ाई को जारी रखिएगा। इसी वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।